ठीक 9:15 बजे गाड़ी गैर मतवक्के तौर पर बख्शापुर के स्टेशन पर पहुंच गई। दोनों ने जल्दी से अपना थैला संभाला और प्लेटफार्म पर उतर गए। गाड़ी विसल देती हुई अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आगे रवाना हो गई थी। किस्मत खराब कि बख्शापुर उतरने वाले वही दोनों मुसाफिर थे। कोई और मुसाफिर शायद यहाँ का रिहायशी ना था, इसीलिए अब वो प्लेटफार्म पर खड़े आगे जाने का सोच रहे थे। प्लेटफार्म पर कोई शख्स तो क्या, कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा था। वहां दूर दूर तक कोई बंदा बशर न था। अलबत्ता स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट जल रही थी। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। स्टेशन मास्टर एक उधेड़ उम्र शख्स था जो सर पर टोपी रखे कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने अचानक आंखें खोलकर उनके जानिब यूं देखा जैसे उनका अचानक आ जाना उसे शदीद नागवार गुजरा हो। क्या बात है? उसने तुर्श लहजे में पूछा। वो जी, दरअसल हम बख्शापुर गांव जाना चाहते हैं। गाड़ी लेट होने की वजह से अब शायद हमें कोई सवारी ना मिले, इसीलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ चले आए कि शायद आप हमारी कुछ मदद कर सके। हामिद ने थूक निगलते हुए मुश्किल जवाब दिया। मगर इस वक्त तुम्हें गांव जाने के लिए सिर्फ अपनी टांगों का इस्तेमाल ही करना होगा। और हाँ, किसके यहाँ जाना चाहते हो तुम और आए कहाँ से हो? स्टेशन मास्टर ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम मंसूर नगर से आए हैं और बख्शापुर चौधरी अब्दुल हमीद के घर जाना है। वो हमारे नाना हैं, हामिद ने जवाब दिया। चौधरी अब्दुल हमीद का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर सीधा होकर बैठ गया। ओहो, अच्छा, तो तुम दोनों चौधरी साहब के नवासे हो। अब तो उसका लहजा भी तब्दील हो गया था। अरे देखो भाई, रात के 9 बज रहे हैं, रात भी काफी गहरी हो चुकी है। मेरा कहा मानो तो रात इस कमरे में ही गुजारो और सुबह होते ही गाँव चले जाना। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दोनों चौधरी साहब के नवासे हो, वरना मैं तो किसी ऐरे गैरे को यहाँ सोने की इजाजत हरगिज नहीं देता। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। आजकल नहर के साथ वाले खंडरात में लोगों ने एक सरकटे को निकलकर नहर किनारे घूमते देखा है। खुदा ना खास्ता अगर वो तुम्हें मिल गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, स्टेशन मास्टर ने दोनों को डराते हुए कहा। ये सुनकर हामिद हंसने लगा। वो इसको दकियानुसी बातें तस्वुर कर रहा था। वैसे भी उसे इस किस्म की चीज़ों पर कम एतकाद था, मगर इस बात का उसे पछतावा ज़रूर था कि अगर वो नाना को सरप्राइज़ देने के चक्कर में पहले ही से इतला कर देता तो शायद उन्हें लेने के लिए यकीनन कोई ना कोई स्टेशन पहुंचता और गाड़ी का इंतज़ार करके ही वापस जाता। मगर अब क्या हो सकता था? उसने स्टेशन मास्टर की बात सुनकर कहा, बुजुर्गवार, आप सर कटे की फिक्र ना करें, बस अब आप हमें जाने की इजाज़त दें। चूंकि बाहर चांद की रोशनी फैली हुई है, इसीलिए हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हुए नहर की तरफ से ही गांव जाएंगे। 1.5 किलोमीटर का फासला इंशाल्लाह आधे घंटे में तय करके हम गाँव पहुँच जाएंगे। ये कहकर उन्होंने थैला उठाया और स्टेशन मास्टर को वहीं हक्का बक्का छोड़कर कमरे से निकल आए। बहस के दौरान 15-20 मिनट मजीद ज़ाया हो गए थे। बहरहाल उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर प्लेटफार्म से उतरकर गांव जाने वाले रास्ते पर कदम जमा दिए। चांद अपने जौबन पर था। चारों तरफ दूधिया रोशनी फैली हुई थी, जिससे आसपास का मंजर रोशन और साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वो पैदल चलते हुए नहर की पटड़ी पर चढ़ गए। पानी साकित था और उस पर पड़ने वाला चांद का अक्स बहुत भला मालूम हो रहा था। दूर कहीं कहीं गीदड़ों और लगड़भगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वरना तो चारों तरफ एक वहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। नहर की पटड़ी के साथ साथ चलते हुए दोनों बातें भी करते जा रहे थे। थैला हामिद ने अपने दाएं कंधे पर लटका रखा था। चांद की रोशनी में रास्ता चूंकि साफ नजर आ रहा था, इसीलिए उन्हें चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अभी उन्हें चलते हुए 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि उमैर की आंखें नहर के दाएं पटड़ी पर चलते एक सरकटे इंसान पर गड़ कर रह गई। उसे इस तरह देखकर हामिद ने भी जब दूसरी तरफ देखा तो थैला सरक कर उसके कंधे से नीचे जा गिरा। उसका मुंह हैरत से खुल गया और उसकी वहशत से खुली हुई आंखें फैलकर कानों से जा लगी। वो सरकटा जिंदा हालत में उनके सामने मौजूद था। स्टेशन मास्टर की बात सच साबित हो चुकी थी। दोनों पत्थर के बुत बने उस पर नजरें जमाए खड़े थे और उनके देखते ही देखते सरकटे ने नहर के पानी में छलांग लगा दी। सरकटा नहर से निकलकर उनके ताकुब में था। एक लम्हे के लिए तो उन्हें कुछ समझ में ना आया कि वो क्या करें। फिर दोनों ने दौड़ लगा दी। मुसलसल भागते हुए दोनों आपस में ही टकरा कर गिर पड़े और फिर आने वाहिद में वो सरकटा खूनी अफरेद की तरह उनके सरों पर पहुंच गया और जैसे ही करीब पहुंचकर उसने उन्हें दबोचने की कोशिश की, अचानक कहीं से बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही सरकटा यूं पलटा जैसे उसे हजारों वोल्ट का करंट छू गया हो। वापस पलटते ही उसने नहर की तरफ दौड़ लगा दी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया।
उन दोनों ने खौफजदा नज़रों से उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, तो उन्हें एक 10-12 साल का बच्चा नजर आया जिसने हाथ में एक कस्सी पकड़ रखी थी, जिसके लिबास से जाहिर होता था कि वो किसान है। मगर रात के इस पहर उसकी यहाँ मौजूदगी उन्हें हैरत में डाले हुई थी। अभी वो यही सोच रहे थे कि वो चलता हुआ उनके नज़दीक पहुँच गया। मैं अपने अब्बा के साथ ज़मीन को पानी लगाने के लिए आया हुआ था। मैंने चांद की रोशनी में तुम दोनों को गांव की तरफ भागते हुए देख लिया था, और तुम्हारे पीछे भागने वाला वो मनहूस शैतान भी साफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैं चुप कर दरख्तों में खड़ा हो गया था। ये सरकटा पता नहीं कहाँ से हमारे गांव आ धमका है। इसे गांव के बहुत से अफराद देख चुके हैं, और दहशत की वजह से रात के वक्त लोग घरों से कम ही निकलते हैं। मगर मैं तो इससे हरगिज़ नहीं डरता, क्योंकि मैंने बचपन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था, और अब तो मैं चलते फिरते उसकी तिलावत करता रहता हूँ। इसीलिए मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल भी खौफ नहीं आता। मेरी अम्मी और एक बहन भी हाफ़िज़ कुरान है, और मेरे वालिद साहब भी दीनदार आदमी हैं। हमारी अपनी कुछ ज़मीन है जिसे हम बाप बेटा मिलकर काश्त करते हैं। अब देखो, मेरे अब्बा सामने खेतों में पानी लगा रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ। कुरान हमारी हिफाजत करता है, इसीलिए हम अंधेरी रातों में भी बेखौफ व ख़तर निकल पड़ते हैं। बच्चे ने उन्हें हैरान करते हुए सारी तफसील बताई। बच्चे की बातें सुनकर हामिद और उमैर दोनों ही बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर उन्होंने भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल की होती तो आज उन्हें इस बच्चे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। कुरान की चंद सूरतें तो उन्हें भी याद थीं, मगर हालात कुछ इतनी तेज़ी के साथ पेश आए थे कि उन्हें इस बात का ख्याल तक न रहा कि वो सूरतें पढ़कर उस सरकटे पर फूंक दे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.